कक्षा 9 हिंदी। आज पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मंत्र। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो संध्या का समय था। संध्या मतलब शाम का। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। गोल्फ एक खेल होता है। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। दो कहार, ठीक है, डोली लिए दिखाई दिए। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। यानी आगे आगे डोली आ रही थी, पीछे एक बूढ़ा लाठी लिए चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। यहाँ पे औषधालय मतलब अस्पताल जिसे बोलते हैं। आगे देखते हैं। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। द्वार मतलब दरवाजे, चिक मतलब क्या होता है, वो जो पर्दा होता है। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था। भय मतलब डर, ठीक है, कि कोई घुड़क न दे। घुड़क मतलब डांट न दे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस ना हुआ। यानी डॉक्टर कहाँ खड़े थे? मेज के सामने। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है? यानी तेजी की आवाज में, तेजी से। क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिन से, आगे देखो, डेड डैश है मतलब बीमार है, ठीक है। कई दिन से क्या है? उसका लड़का बीमार है। फिर डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ। सिगार क्या होता है? एक सिगरेट के जैसा होता है, ठीक है, जिसे पिया जाता है। सवेरे मतलब सुबह। कल सवेरे यानी कल सुबह। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। यानी डॉक्टर कह रहे हैं कि हम शाम के समय मरीज को नहीं देखते, यानी दवा नहीं करते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया। यानी जो बूढ़ा था वो नीचे बैठकर और अपना सिर झुका दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। यानी बहुत दुख के साथ डॉक्टर साहब को कहता है कि दुहाई है सरकार, लड़का मर, यानी दवा नहीं करोगे तो मेरा लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोल रहा है। यानी मेरा लड़का 4 दिनों से आंखें नहीं खोल रहा है। फिर उसके बाद डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। यानी वो खड़े खड़े ही उस लड़के के कलाई पर यानी हाथ पे नजर डाली। गोल्फ खेलने के लिए सिर्फ 10 मिनट बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ। कल सवेरे यानी सुबह। यह हमारे खेलने का समय है। यानी ये अभी मेरा खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें। वो जो बूढ़ा था वो अपना पगड़ी यानी अपनी जो टोपी पहनते हैं ना बूढ़े लोग, वो उतारकर चौखट पर यानी उनके द्वार पर दरवाजे पर रख दिया और कहा, हुजूर, एक नजर यानी एक बार देख लो। बस एक निगाह यानी बस एक बार। लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर, यानी लड़का मर जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर। यानी 7 लड़के थे मेरे, 6 लड़के खत्म हो गए, यही एक लास्ट बचा है। हम दोनों आदमी रो रो मर जाएंगे सरकार। यानी हम दोनों आदमी मतलब पति पत्नी रो रो कर मर जाएंगे। डॉक्टर जी को बोल रहा है सरकार, ठीक है। आपकी बढ़ती होए दिन बंधु। ऐसे उजड़ देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते थे। यानी डॉक्टर बोले कि ऐसे उजड़ देहाती मतलब अनपढ़ देहाती रोज आया करते हैं यहाँ। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। यानी यहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। कोई कितना यानी कोई कितना भी कहे, ये अपना ही रट लगाते रहेंगे और किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। कौन चले? डॉक्टर, ठीक है। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा। यानी मेरे लड़के को देख लोगे तो बड़ा अच्छा काम होगा, यानी अच्छा होगा। हुजूर दया कीजिए। यानी बूढ़ा बोल रहा है कि हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, यानी बहुत गरीब हूँ। संसार में कोई नहीं है बाबूजी। यानी बुढ़ा कह रहा है कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, इस लड़के के सिवा कोई नहीं है। डॉक्टर जी को बोलता है बाबूजी। कौन बोलता है? बुढ़ा।
मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं, यानी डॉक्टर उसकी तरफ देखा भी नहीं। मोटर पर बैठकर बोले कल सवेरे आना, यानी गाड़ी में बैठ गया और बोले कल सुबह आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल निश्चल खड़ा रहा, यानी जिधर मोटर गए गई थी उधर ही खड़ा देख रहा था। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। यहाँ आमोद प्रमोद मतलब अपनी खुशी के आगे, ठीक है। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। यानी जब तक गाड़ी उसको उस बुढ़े को दिखाई दी थी तब तक वो देख रहा था कि शायद डॉक्टर साहब रुक कर मेरे लड़के की दवा कर दे। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। जब गाड़ी चली गई नहीं दिख रही थी तो उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई, यानी जिधर से आए थे उधर ही चले गए। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था, यानी सब जगह दवा करा के वह लास्ट में डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी, यानी इस डॉक्टर की बहुत तारीफ सुनी थी कि अच्छा डॉक्टर है। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया, यानी यहाँ से लौटने के बाद वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। किस्मत ठोक ली, यानी उसने सोच लिया कि अब मैं कहीं नहीं लेकर जाऊंगा, चाहे मेरा लड़का बचे या ना बचे। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया, यानी उस बूढ़े का जो लड़का था उसी रात को उसकी मृत्यु हो गई, यानी खत्म हो गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था, यानी उस बूढ़े और बूढ़ी के जीवन का वही एक लड़का था। इसी का मुंह देखकर वे जीते थे, यानी उसी लड़का को देख देख कर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी, यानी उस लड़के के खत्म होते ही उनके जीवन में क्या हुआ, बहुत सा दुख आ गया। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगी, यानी उस लड़के के खत्म होते ही दोनों बूढ़े और बूढ़ी बहुत रोने लगे। कई साल गुजर गए, यानी बहुत साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। यश मतलब उनका नाम बहुत हुआ, धन मतलब पैसा कमाया, ठीक है, नाम भी कमाया और पैसा भी कमाया। लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, यानी अपने शरीर को भी अच्छे से रखा, जो एक असाधारण बात थी, यानी यह साधारण बात नहीं थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों की भी लज्जित करती थी। यानी वो 50 साल के हो गए थे डॉक्टर साहब और ऐसा लग रहा था कि वो अभी नवयुवक हैं। उनके हर एक काम का समय नियत था, यानी वो जो भी काम करते थे उनका समय फिक्स था। इस नियम से वह जौ भर भी न टलते थे, यानी जो नियम बनाए थे कि इस समय पर मुझे यही काम करना है तो वो उसी समय पर वही काम करते थे, इधर से उधर वो समय नहीं करते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी, यानी उनके लड़के लड़की भी इसी नियम को पालन करते थे। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, यानी डॉक्टर चड्ढा के 2 बच्चे थे जिसमें से एक लड़का और एक लड़की। इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, यानी उसके लड़की यानी बिटिया की विवाह हो गया था, शादी हो गई थी। लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था, यानी डॉक्टर और डॉक्टराइन का। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा।
मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी, यानी आज वो उसका डॉक्टर का बेटा, उसका क्या है, वो 20 साल का हो गया, यानी उसका जन्मदिन है। यहाँ पर लिखा आज उसी की 20वीं सालगिरह मतलब जन्मदिन। ठीक है। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के राइस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। रईस मतलब जो अमीर थे, हुक्काम मतलब बड़े बड़े आदमी। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। आमोद मतलब खुशी। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन मतलब खेल, ठीक है, छोटा सा खेल खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। ठीक है। ये कैलाश नाथ कौन है? डॉक्टर का बेटा। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवाभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर तो आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे? सभी उसे छेड़ते थे, चूहले करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिला। यानी उसके मित्र कोई इधर से बुलाता था तो कोई उधर से बुलाता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है? जरा मुझे दिखा दो। रमणी मतलब एक लड़की। ठीक है। उसके पास आई और बोली कि तुम्हारा सांप कहाँ है, जरा मुझे भी दिखाओ। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी क्या है? नाम है। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। यानी मृणालिनी क्या थी? उसकी एक दोस्त थी जो कह रही थी कि मुझे सांप आज ही देखना है, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे। सहपाठी मतलब एक ही कक्षा में पढ़ते थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे, यानी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। कैलाश को सांपों के पालने, खेलने और नचाने का शौक था। कैलाश क्या करता था? सांपों को पालता था भी और उससे खेलने यानी खिलाने और नचाने का शौक रखता था। किसे? सांपों को। ठीक है। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान किया था। मतलब सांपों के बारे में बताया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था, यानी मर्ज मतलब शौक था। ठीक है। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था, यानी यही काम था उसके। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। यानी मृणालिनी जो थी कैलाश के घर कई बार आई थी, लेकिन इतना उसे उत्सुक न हुई थी, लेकिन इस बार वो देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी। यह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी न सकूंगा। कमरे में तिल रखने की भी जगह न मिलेगी, यानी अगर सांप दिखाऊंगा तो कमरे में बहुत भीड़ हो जाएगी। तिल मतलब पैर भी रखने की जगह नहीं रहेगी। एक महाशय ने छेड़ कर कहा, क्या कहा? दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज न मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती। भला कोई बात है? इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि
ये सहोदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, है खुद अपनी वकालत कर लूंगी। यानी आप लोग उसको कैलाश को मत बताओ, मत समझाओ, मैं खुद ही इसको समझा लूंगी। ठीक है, मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया, यानी जिसे हंसे। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर, दरबे मतलब जहाँ सांपों को पाला जाता है, महुअर बजाना शुरू किया। महुअर मतलब जो बीन होता है। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि उन्हें गर्दन में न डालो, दूर ही से दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। यानी एक मित्र बोला कि इन सांपों के दांत तोड़ दिए होंगे। ठीक है, कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, यानी जो सांप नचाते हैं उनका काम है। किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाएगा। आनन फानन मतलब जल्दी से, तुरंत। ठीक है, लहर भी ना आए। इसके काटे का मंत्र नहीं है, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, यानी तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, सांप को छोड़ दो। इस पर दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। यानी दूसरा मित्र बोला कि मुझे विश्वास नहीं है कि तुमने दांत तोड़े हैं, अगर तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया। किसका? सांप का। ठीक है, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में ना आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। कौन कह रहा है? सांप सोच रहा है। ठीक है, उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहते हैं। सांप सोच रहा है। जब सांप की गर्दन तेजी से दबाई तो सांप कह रहा है कि आज मुझे लगता है मार डालना चाहता है। अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया, यानी सांप अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ? प्रत्यक्ष मतलब सामने। ठीक है, मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुअन क्रोध से पागल हो रहा था। कौन? सांप। ठीक है, किस कलर का था? गेहुअन क्रोध था, यानी काला और गेहुअन क्रोध में, यानी बहुत गुस्सा में था। गर्दन नरम पड़ते ही, नरम मतलब छोड़ते ही, उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भाग गया। ठीक है, जैसे ही कैलाश ने सांप को छोड़ा जमीन पर, उसने कैलाश की उंगली पर बहुत तेजी से काटा। ठीक है, कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की
दराज में एक जड़ी रखी हुई थी जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। रफू मतलब गायब हो जाता था। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे, यानी जड़ी पर विश्वास नहीं थे। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी एक मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। ओठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, मगर कुछ बोल ना सका। यानी जहर उसके शरीर में इतना फैल गया कि अब उसको धीरे धीरे क्या हुआ, होश नहीं। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, करुण मतलब बहुत धीरे से, दुखी आवाज में, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा ना होगा। आधा घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण यानी हर समय बिगड़ती जाती थी। यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई। यानी मुख क्या हो गया, एकदम सूख गया। नाड़ी का कहीं पता नहीं। नाड़ी मतलब नस। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े रख खाने लगी। यानी सभी क्या हुए, रोने लगे। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन में मार लेते। कौन? डॉक्टर। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है, अभी भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हैं। बाकमाल मतलब झाड़ फूंक करने वाले। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो यह नौबत क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलाइए। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर चड्ढा, ठीक है। मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में पर रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे, यानी जिंदा हो जाए, ठीक हो जाए। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए, यानी भगवान के लिए किसी को जल्दी से बुलाइए, ऐसा कह रहा है। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। यानी अब यह जिंदा नहीं हो सकता, जो होना था वो हो चुका। आगे देखते हैं। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका। जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वर्ण स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहां हास्य की ध्वनि थी वहां अब करुण कंदरन और अश्रु प्रवाह था। हास्य मतलब खुशी, ठीक है। करुण मतलब दुख, अश्रु मतलब आंसू, प्रवाह मतलब बहना, ठीक है। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। कुप्पी मतलब दिया ना, जिसमें दिया में तेल डाल के दिया नहीं जलाते थे, वही जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना था।
एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। उपले मतलब गोबर के जो कंडे होते हैं। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच बेच आता था। बटकर मतलब बनाकर, ठीक है। यही उसकी जीविका थी, यही उनकी जीने का सहारा था। उन्हें ना किसी ने रोते देखा ना हंसते, यानी उन बूढ़े और बूढ़े को ना किसी ने रोते देखा और ना हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू शाह से 10 सेर सन उधार ले लाऊंगा। कौन कह रहा है? बूढ़ा कह रहा है। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं, और उधार कैसे देगा? बुढ़ी पूछ रही। न देगा न सही, घास तो कहीं नहीं गई है। दोपहर तक क्या 2 आने की भी न काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। यहाँ क्या कह रहा है? भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। किवाड़ मतलब दरवाजा। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए, दरवाजा खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना, जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। यानी उस आदमी ने उस बूढ़े से कहा कि अगर जाना है तो डॉक्टर के लड़के को बचा लोगे तो तुम्हें बहुत सा धन मिल जाएगा, नहीं बहुत अमीर हो जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ भैया, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, यानी अपने लड़के को। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक न की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है, सब ने जवाब दे दिया। यहाँ पर क्या कह रहा है? बूढ़ा बूढ़ा कह रहा है कि कई लड़के हैं डॉक्टर के, तो वो आदमी कह रहा है, नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है, सब ने जवाब, यानी सभी दवा करने के लिए जवाब दे दिया। भगवान बड़ा कारसाज है। उस सख्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। वो बूढ़ा कह रहा है कि जब मैं अपने बेटे को लेकर गया था दवा कराने, तो उसने मेरे बेटे की दवा नहीं की थी, तभी मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े थे। उन्हें तनिक भी, यानी थोड़ा से भी दया नहीं आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता, तो भी ये बात न पूछता। तो ना जाओगे? उस आदमी ने कहा कि नहीं जाओगे, हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंड हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। ये बुढ़िया से, यानी वो बूढ़ा बोल रहा है बुढ़िया से, जरा तमाकू दे दो, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया? जहाँ 6 बच्चे गए वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो गया, तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सब का गला दबा दबा कर थोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिलम पर तमाकू रख कर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात हो गए, जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होता तो मैं न जाता। बूढ़ा बोल रहा है कि दोपहर भी होता तो मैं न जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं न जाता, यानी कोई गाड़ी से भी आता तो भी मैं न जाता। भूल नहीं गया हूँ, पन्ना की सूरत आज भी मेरे आंखों में फिर रही है। इसी निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं। क्या मैं न जानता था कि वह न बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी, जरा तसल्ली हो जाती, बस इसलिए उनके पास दौड़ा गया था, यानी लड़के को लेकर गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहेब, कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा रहे कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमी में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता। देवता होते हैं,
बड़े आदमी देवता होते हैं। भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप व लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने परवाह न की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ निष्काम। यानी कहीं भी सांप काट ले किसी आदमी को, अगर सुन जाता था तो ना ठंडी ना गर्मी और ना ही बरसात, वो वहां जाकर उस सांप काटे हुए आदमी को बचा लेता था। निस्वार्थ मतलब कोई स्वार्थ नहीं, निष्काम मतलब कोई काम से भी नहीं। लेन देन का विचार कभी दिल में आया नहीं। यह ऐसा काम ही न था। जान का मूल्य कौन दे सकता है। यह एक पुण्य कार्य है। पुण्य मतलब पुण्य का। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तम्बाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए। देती ही न थी। यानी जहाँ से तम्बाकू लाती थी वो कह रही है देती ही नहीं थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज खो गई। जैसे सारे कपड़े गीले हो गए या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है। जैसे उसने मन में कोई बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर खर्राटे लेने लगी, यानी थोड़ी देर में खर्राटे लेने लगी, यानी सो गई। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जागते हैं। यानी बूढ़े बात करते करते सो जाते हैं और जरा से भी चहल पहल हुई तो उड़ जाते हैं, यानी जाग जाते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो। बूढ़े ने कहा, कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती। यहाँ बूढ़ी कह रही है अभी बहुत रात है, सो जाओ, तो बूढ़ा कह रहा है अब नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है, ये बूढ़ी कह रही है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहां जाऊं, वह आकर पैरों पड़े तो भी न जाऊं। बूढ़ा कह रहा है ना, उठे तो तुम इसी इरादे से हो। बूढ़ी कह रही है, नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूं कि जो मुझे कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बूढ़ा कह रहा है। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठा, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हो, पर कान बाजे ही की ओर होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर ना हुई, यानी बुढ़िया न जान सकी। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था, घूम रहा था। बोला, कैसे उठे भगत, आज तो बड़ी सर्दी है। कौन बोला, वही चौकीदार बूढ़े से बोल रहा है, कैसे उठे भगत, आज तो बड़ी सर्दी है, आज बहुत ठंडी है, कहीं जा रहे हो क्या। भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है, भला कई बजे होंगे। कौन पूछ रहा है, बूढ़ा, ठीक है। चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ, शायद बच जाए। कौन कह रहा है, चौकीदार। सुना है 10,000 देने को तैयार है। भगत यानी बुढ़ा कह रहा, मैं तो ना जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है, कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है। भोगने मतलब उसे उस पैसा को देखने वाला। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खट खट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी, यानी उसका मन रोकता था, पर उपचेतना ठेलती थी। यानी एक मन रोकता था कि मत जा, और एक मन जाने को कह रहा था। सेवक स्वामी पर हावी था। सेवक मतलब उसका मन
उस बूढ़े पर हावी था, यानी एक मन कह रहा था जा और एक मन कह रहा था मत जा। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। आधी राह मतलब आधा रास्ता। हिंसा न क्रिया पर विजय पाई, मैं यूं ही इतनी दूर चला आया। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी, आराम से सोया क्यों नहीं, नींद ना आती, न सही दो चार भजन ही गाता, व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे मेरी भला से, मेरे साथ इन्होंने कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं। दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब, ये बूढ़ा अपने मन में कह रहा है। मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया। जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा है। वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा कि किस तरह पछाड़े खाते हैं, यानी डॉक्टर रोता है। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की ही भांति रोते हैं या सबर भी कर जाते हैं। यानी बूढ़ा देखना चाहता है कि बड़े लोग कैसे रोते हैं या उस दुख को नहीं रोते। वे लोग जो विद्वान होते हैं सबर कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। बूढ़ा ये सब अपने मन में सोच रहा है। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वहीं तो एक लड़का था। ये दोनों बातें आपस में करते हैं कि दोनों आदमी आपस में बातें करते हैं कि चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव न उठते थे। सिरों भाग इतना बढ़ा जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। कौन? बूढ़ा। ठीक है। इस तरह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा, यानी तेजी से धड़कने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी ना दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे। यानी जैसे आकाश में यहाँ वहाँ तारे दिख रहे थे, उसी तरह रोने वाले बहुत कम रो रहे थे और सभी रो रोकर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब, समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को धुतकार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह यानी पिचका हुआ मुंह, भवें तक सफेद हो गई थी, यानी भाव भी सफेद हो गया था। लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना। इधर 1 महीना तक शायद मैं किसी मरीज को न देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ है? जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए। जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूंकने वाले देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा बाबूजी। वह नारायण चाहेंगे तो आधा घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जरा एक मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर
पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, और कैसी तबीयत है? नारायणी कौन है? डॉक्टर चड्ढा की पत्नी। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तमाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तमाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने के पहले पहुंच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तमाकू का भी रवादार ना हुआ, यानी एक चिलम तमाकू का भी ना लिया। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है।